रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट आपको रियल एस्टेट में निवेश करने का एक ऐसा मौका देती है जिसमें आप ट्रेडिशनल रियल एस्टेट खरीदे बिना ही यानी ज्यादा पैसा लगाए बिना ही रियल एस्टेट से अश्योर्ड रेंटल रिटर्न कमा सकते हैं। तो जब भी रियल एस्टेट खरीदना होता है तो क्या होता है, हमें मोटी रकम चाहिए होती है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की बागडोर भी डेवलपर के हाथ में रहती है। यानी बहुत सारी समस्याओं से ये जो है कॉम्प्लिकेटेड रहता है इसे खरीदना, इससे फिर आप कब रेंट कमाएंगे, और इन सारे समस्याओं का हल है रीट। लेकिन कैसे काम करता है रीट, कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कितने रकम का निवेश आप इसमें कर सकते हैं, आज हम यही सब कुछ समझने वाले हैं। महिंद्रा मानुलाइफ के एमडी और सीईओ आशुतोष बिश्नोई जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही में महिंद्रा मानुलाइफ का खुद एक एशिया पैसिफिक रीट है जो आपको ग्लोबल बाजार में निवेश करने का मौका देगा। तो इनके रीट के बारे में समझेंगे और जनरली आपको रीट में कैसे निवेश करना चाहिए, किस तरह से आप कर सकते हैं शुरुआत, आज हम समझने वाले हैं सेव नहीं इन्वेस्ट कर में। हेलो मिस्टर बिश्नोई, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप इसको जरा हमारे लिए डिफाइन कीजिए कि ये काम कैसे करता है। एक निवेशक जब इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका पैसा कहाँ निवेश होता है? जी हाँ, नमस्कार। देखिए, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहलाता है, तो उसे इस तरह ही समझ लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जिसको खास इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस है रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। मतलब समझिए एक विशेषज्ञ है वो, और उसे समझ है कि रियल एस्टेट के किस भाग में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह का रिटर्न वहाँ से मिल सकता है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इक्विटीज़ के जो फंड मैनेजर हैं वो ये काम करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लगभग ऐसा ही समझ लीजिए कि एक फंड के तरीके का एक ख़ास लीगल एंटिटी है जिसमें आप पैसे दें फंड मैनेजर को, और वो फंड मैनेजर सब निवेशकों के पैसा इकट्ठा करके उस पैसे से रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि सभी देशों में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं उनका ये खासियत होती है, उनके लिए ज़रूरी होता है कि जब वो निवेश करें तो सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करना अलाउड होता है जहाँ की ऑलरेडी रेंटल इनकम है। यानी रीट जो है वो सिर्फ रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्ट कर सकता है, और यहाँ तक कि 90% जो इन्वेस्टमेंट है रीट का, जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है, 90% रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में ही जाना चाहिए। ऐसा समझिए कि लॉ है, और सारी दुनिया में ये लॉ एक यूनिफॉर्म ही है, तो इंडिया में भी ऐसा है। तो क्या होता है कि जब वो इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ में, और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि रेंटिंग इनकम जो है वो घर यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में सभी जगह इंडिया में भी थोड़ी कम रहती है। जैसे बम्बई का अगर आप नज़ारा देखें तो 2% से ज़्यादा रेंटल इनकम मिलती नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर समझिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या डेटा सेंटर्स होते हैं, या हॉस्पिटल्स, जो स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, उनमें रेंटल इनकम जो है कभी कभी 4 से 5% तक भी मिल जाती है। तो ज़्यादातर जो रीट के मैनेजर हैं वो यही कोशिश में लगे रहते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए जहाँ रेंटल इनकम ज़्यादा हो। और दूसरी एक ख़ास बात रीट की होती है कि जितनी भी रेंटल इनकम आती है तो सारी की सारी इनकम, 90% इनकम जो आती है, ये ज़रूरी है कि वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ओके। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा है कि आपने प्रॉपर्टी में पैसा डाला, उसमें रेंटल इनकम आ रही है और रेंटल इनकम आप तक पहुंच जाएगी। राइट। तो रीट की एक खासियत। मुझे एक बात ये समझाइए, रीट अभी भारत के लिए फेयरली नया है। 3 रीट हैं, 2
फंड ऑफ फंड हैं, जिसमें से एक आपका फंड ऑफ फंड है, यानी कि म्यूचुअल फंड की तरह से काम कर रहे हैं। तो अभी आप कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? क्योंकि भारतीयों का रियल एस्टेट से प्यार तो हमेशा से रहा है, लेकिन ये रियल एस्टेट में बिल्कुल एक नए अंदाज में आपको निवेश करने को मिल रहा है। आपके हाथ में कोई चाबी नहीं आने वाली है, आप कोई जगह नहीं देखेंगे, आप एक तरह से जो है पेपर में ये निवेश कर रहे हैं, एकदम पेपर इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इसको रिस्पॉन्स कैसा आप देख रहे हैं इंडिया में, और क्या वक्त लगेगा इसके पिकअप में? देखिए, जो 3 रीट्स हैं, जो कि एक ज़रूरी काम होता है रीट्स में कि लिस्टेड होना ज़रूरी है अगर पब्लिक से पैसा लेना है। तो सेबी रेगुलेट करती है इंडिया में, और बाकी सब देशों में भी जो सिक्योरिटीज़ कमीशन या एक्सचेंज कमीशन होते हैं वही रेगुलेट करते हैं। सभी जगह ये ज़रूरी है कि अगर पब्लिक से पैसा लेना है रीट को, प्राइवेट पैसा ना हो, तो उसे लिस्ट करना ज़रूरी है ताकि लोग उसे खरीद और बेच पाएँ स्टॉक एक्सचेंज पर। तो ये 3 जो हैं आपने बताया, ये 3 लिस्टेड हैं। इसके अलावा इंडिया में करीब 7 या 8 अनलिस्टेड रीट्स भी हैं, लेकिन उनमें निवेश करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए निवेश होता है और उसमें काफ़ी पैसा लगता है। लिस्टेड रीट्स का फ़ायदा ऐसा होता है कि आप शेयर की तरह उसे अपने स्टॉक मार्केट से खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में डाल सकते हैं और बेच सकते हैं जब आपको लगे कि भाई इसका प्राइस बढ़ जाएगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि रीट्स का भाव जो है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि आप याद रखिए कि रीट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है फंड मैनेजर द्वारा, वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी में किया है। तो रेंटल इनकम जो है वो फोकस है, कैपिटल गेन फोकस नहीं होता है रीट का। हालांकि लंबे समय तक अगर रीट में रहे, जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी एक 10-12 साल खरीद के रखें, तो उसमें कहीं ना कहीं कैपिटल गेन निकल ही आता है और वो आपकी एनएवी में ऐड हो जाता है और प्राइस में दिखाई देता है। लेकिन ज़्यादातर रीट्स जो हैं, जो लिस्टेड इसलिए होते हैं कि आपने प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट किया 1-2 साल, फिर आपको लगा कि अब मैं अपने पैसे का बेटर यूज़ कर सकता हूँ, तो उसमें से निकल लेना चाहिए, तो आप तुरंत निकल सकते हैं उसे स्टॉक एक्सचेंज पे बेच कर। जहाँ तक रिटर्न्स का सवाल है या मार्केट रिस्पॉन्स का सवाल है, ये जो 3 लिस्टेड रीट्स हैं, मेरे ख्याल से कुल मिला के इनमें करीब 5 से 10 हज़ार करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो ज़्यादा नहीं है। आप ऐसे स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज में तो लाखों हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। रीट्स तो अभी नया है। लेकिन हमने जो लॉन्च किया, जो म्यूचुअल फंड, दो चीज़ें सोच कर लॉन्च किया कि इंडिया में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से कुछ फ़ायदा होना चाहिए। सबको लगाव है। यहाँ तक कि हाउस होल्ड लेवल पर ऑलमोस्ट 55 to 60% जो इन्वेस्टमेंट हर साल हाउस होल्ड सेविंग्स का होता है इंडिया में, वो रियल एस्टेट में ही होता है। मतलब इतना लगाव हमें है। इसके बाद सिर्फ एक और एसेट आती है, वो गोल्ड, वो नंबर 2 पे है। तो जब हमें इतना लगाव है, लेकिन इस लगाव को हम ओनरशिप में कैसे बदलें? तो जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत मोटा पैसा लगता है, तो लोग वेट कर लेते हैं, लोग लोन ले लेते हैं, फिर भी एक ही या 2 प्रॉपर्टी पे ज़्यादातर लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे से अमाउंट से, जैसे म्यूचुअल फंड जो हमने लॉन्च किया है, सिर्फ 5,000 रुपये डालकर आप दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिंगापुर वगैरह में, एशिया पैसिफिक में जो रीट्स का बिज़नेस है, ये आज की तारीख में $300 बिलियन का बिज़नेस है। मतलब आप समझिए 3 लाख करोड़ डॉलर का बिज़नेस है ये। मतलब इतने सारे रीट्स हैं वहाँ पे लिस्टेड कि आप अच्छा भला बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और जब चाहें निकल जाएं, जब चाहें पैसा डाल दें। सिर्फ 5,000 रुपये में आप उस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, तो 2 तरीके हैं सर, यानी कि जो आपकी बात से समझ में आया, एक तो आप लिस्टेड रीट जो आप एकदम सीधा स्टॉक मार्केट से खरीदेंगे, और दूसरा म्यूचुअल फंड, जैसा कि आपका है म्यूचुअल फंड और एक और म्यूचुअल फंड है। दोनों में आप रिटेल इन्वेस्टर के लिए किसे बेहतर मानते हैं? जी देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो यही मान के चलते हैं कि म्यूचुअल फंड ही बेहतर है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप लिस्टेड रीट्स में डालेंगे भारतवर्ष में, ये ऐसा नहीं है कि उनमें कोई खराबी है, लेकिन आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम मिलेगा। जैसे जो 3 लिस्टेड रीट्स हैं, उनका ज्योग्राफिकल फोकस अलग-अलग है। कुछ ऐसे हैं जो कि
बम्बई और दिल्ली में फ़ोकस है, और दूसरा ऐसा है जिसका कि शायद कलकत्ता या बैंगलोर का फ़ोकस है, तीसरे का हैदराबाद फ़ोकस है। तो आप किसी एक रीट को खरीदेंगे, तो आपका जो पैसा है किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में जाके इन्वेस्ट हो रहा है। जबकि म्यूचुअल फंड जैसा हमने लॉन्च किया है, हमारे कॉम्पिटिटर ने भी लॉन्च किया है, जो कि एशिया पैसिफिक का फ़ोकस है, उसमें आपको एशिया पैसिफिक के सारे मार्केट्स में एक्सपोज़र मिल रहा है। तो किसी एक मार्केट का जो इम्पैक्ट है, या कभी कहीं नीचे जाए मार्केट, ऊपर जाए मार्केट, तो आपको इम्पैक्ट कम होगा, जो हम्म। डाइवर्सिफ़िकेशन का फ़ायदा होता है। दूसरी ये बात है कि जो म्यूचुअल फंड जो हैं, वो तरह-तरह के रीट्स में इन्वेस्ट करता है। एशिया पैसिफिक में स्पेशलाइज़्ड रीट्स बहुत सारे हैं। जैसे मैंने कहा, आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो हमारे जो एशिया पैसिफिक रीट्स का फंड मैनेजर था म्यूचुअल फंड का, उसने सारा पैसा जो है वो हॉस्पिटल, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स, इस तरह के रीट्स में पैसा डालना शुरू किया, क्योंकि उसमें बहुत बढ़ाव मिला। उसमें रेंटल प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए, उसमें रेंट बढ़ गया, क्योंकि जब पैंडेमिक में लोग घर में बैठे थे, तो लॉजिस्टिक्स यानी वेयरहाउसेस से सब सामान जो घर पे जा रहा था, हॉस्पिटल्स की डिमांड ज़्यादा थी, डेटा सेंटर्स की डिमांड ज़्यादा थी, तो उसने जो वहाँ पे डाल के पैसा बनाया। और जैसे-जैसे पैंडेमिक खुलता जा रहा है, अब वो दूसरे तरह के रीट्स खरीद रहा है, जैसे कि होटल्स या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स या मॉल्स, जहाँ की लोग अब जाके शॉपिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए आपको उस प्रॉपर्टी मार्केट के रीट्स का फ़ायदा हो जाता है, जहाँ एक्शन अब ज़्यादा है। अगर आप खुद खरीदेंगे, तो आज की तारीख में आप सिर्फ 3 रीट्स खरीद सकते हैं इंडिया में, और जो उनका ज्योग्राफिक या कंसंट्रेशन या लिमिटेशन है, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। हम्म। तो ये फ़ायदा जो है एक है। दूसरा, हमारे फंड में एक ख़ास फ़ायदा है, जो कि जहाँ तक मैं समझता हूँ दूसरे फंड में नहीं है। हमारे फंड में फंड मैनेजर ने 30% पैसा उसकी आज्ञा ले ली है अपने इन्वेस्टर से, कि चाहे तो प्रॉपर्टी मार्केट में डाल सकता है, यानी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ में ओके। या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनीज़ में। तो उसे इक्विटी का फ़ायदा भी मिल सकता है। हालाँकि ये हमेशा नहीं होता है, जब मार्केट उठने लगता है, तब वो प्रॉपर्टी कंपनियों के शेयर में भी डालता है। इससे इस रीट को फ़ायदा भी हुआ है। तो मैं, जैसे उदाहरण के तौर पर, अक्सर रीट्स में जो इनकम आती है, वो रेंट से आती है। भारतवर्ष में जो रीट्स हैं, उनमें जो इनकम आ रही है, समझिए 3 से 4% के आसपास होगी। ये जो हमने फंड लॉन्च किया है, इसका हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो सिंस इंसेप्शन 3 साल पुराना फंड है। इसका रिटर्न 14.5% तक भी गया है। क्यों गया है? वहाँ 5% जो है वो उसे रेंट में से आता है, और बाकी जो है, वो जो पैसा उसने प्रॉपर्टी इक्विटी में डाला है, प्रॉपर्टी कंपनीज़ की इक्विटी में डाला है, वहाँ बना है। तो म्यूचुअल फंड में ये तरह-तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। यानी कि आप एक खाली हेल्दी उसका बैक ट्रैक रिकॉर्ड भी देख पाएंगे निवेश करने के राइट, पहले, और फेयरली जो नए रीट होंगे उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बन ही रहा है, क्योंकि ये नए हैं अभी भारतीय निवेशकों के बिल्कुल लिए। बात है, बिल्कुल मुझे बात है। रिटर्न बताएंगे बिश्नोई सर कि रिटर्न कैसे मिलता है एक इन्वेस्टर को रीट में? जी हाँ, मेन जो फ़ोकस रहता है रीट का, वो ये रहता है कि रेंट रेंट कलेक्ट करके और उसे डिविडेंड के तौर पर इन्वेस्टर को दिया जाए। कभी-कभी जो है रीट में कैपिटल गेन भी मिल जाता है, क्योंकि रेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है तो 8-9 साल, 10 साल तो होल्ड करते हैं। तो उस वक़्त में कभी-कभी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं या लॉजिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कभी-कभी उनमें थोड़ा कैपिटल गेन भी मिल जाता है। वो कैपिटल गेन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। 90% जो इनकम आती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। तो एक तरह से आपको डिविडेंड इनकम मिलती है, जो कि टैक्सेबिलिटी उसकी इंडिया में थोड़ी हाई है, क्योंकि पिछले साल से डिविडेंड इनकम जो है, वो इट इज़ टैक्सेबल एट द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर टैक्स। एट एट द टैक्स ब्रैकेट। तो हम्म। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपको डिविडेंड पे 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो रीट से उस तरह की इनकम आती है। म्यूचुअल फंड की इनकम हम जैसा समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग अगर 3 साल इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है, और फंड ऑफ फंड का टैक्सेशन इस तरह से होता है कि पहली बात, इनकम कितनी हुई। जैसा मैंने कहा, हमारे फंड में हाई हाई लेवल पे मैक्सिमम 14.5% तक गया है। आज की तारीख में लगभग 9 साढ़े 9 पे है।
कि अगर हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखें, तो ऊपर-नीचे जाता ज़रूर है, लेकिन 5% जो है वो पे आउट करता ही रहता है। लेकिन हम लोगों ने जो पे आउट जो ऑप्शन है दिया तो है, लेकिन हमारी एडवाइस ऐसी ही रहेगी कि भाई आप पे आउट लेंगे, तो आपको उस पे जो है टैक्स लग जाएगा। बेहतर यही है अगर आप 3 साल रहें फंड ऑफ फंड में, तो उसमें आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो भी मिलेगा और इंडेक्सेशन वैल्यू के बाद जो डिफरेंस है, उस पे आपको 20% कैपिटल गेन्स लगेगा। तो यानी अगर 3 साल होल्ड किया जाए तो टैक्स बहुत ही कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान के उस हिसाब से उन नियमों के मुताबिक फिर टैक्स लगेगा। इंडेक्सेशन ज़रूर मिलती है। जी, और इंडेक्सेशन का फायदा। अब आखिरी में मैं पूछना चाहूंगी, किस तरह के निवेशक के लिए आप रीट निवेश को सही मानते हैं? किस तरह के निवेशक को रीट में निवेश करना चाहिए? कितने समय के लिए ये निवेश होना चाहिए? 3 साल मुझे लगता है आपका भी एक जवाब दिया है। 3 साल तो कम से कम होना ही चाहिए क्योंकि टैक्स बेनिफिट उसी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में प्रॉपर्टी मार्केट में उतरने के लिए, उसमें एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आज तक यही माना गया है कि भाई आपके पास पैसा तो मोटा होना चाहिए। तो यानी कि ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ये जो हमने रीट का म्यूचुअल फंड शुरू किया है, इसके ज़रिए प्रॉपर्टी मार्केट जो है हर उस व्यक्ति के रीच में आ गया है जिसके पास सिर्फ 5,000 रुपए हों। राइट। तो ये खास बात है, याद रखिए कि ये जो रीट या रीट म्यूचुअल फंड है, इसके ज़रिए आप इंडिया भर के या दुनिया भर के प्रॉपर्टी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपए में। इसलिए मैं समझता हूँ कि छोटे निवेशक के लिए ये बहुत ज़रूरी है सोचना, आज की तारीख में ख़ास तौर से, क्योंकि आज की तारीख में इंटरेस्ट में कुछ खास मिल नहीं रहा है और इक्विटी मार्केट की जो वैल्यूएशन देख के बहुत लोग घबरा भी रहे हैं। तो कहाँ पैसा डाला जाए? उसका जवाब यही है कि आप तीसरे ऐसे एसेट में डालें जो कि इंटरेस्ट रेट या प्रॉपर्टी मार्केट से अफेक्टेड ना हो, जो कि रियल एस्टेट है। जी, तो ये लेकिन अगर कोई डायरेक्ट रीट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए सेबी ने अगर लिस्टेड रीट में करना चाहते तो एक मिनिमम अमाउंट रखा है, जो कि पहले 50,000 था, उससे कम कर दिया गया, राइट? अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रीट में डालना चाहते हैं तो 10,000 का मिनिमम 10,000 इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं। हमारे म्यूचुअल फंड में आप 5,000 में कर सकते हैं। 5,000 में कर सकते हैं। और फंड ऑफ फंड में एक खास फायदा और है कि फंड ऑफ फंड जो है ये पैसा बाहर जाता है देश के, और जब ये पैसा बाहर जाता है, समझिए ये रुपए को डॉलर में हमें कन्वर्ट करके भेजते हैं और 50 साल का ये एक एविडेंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 50 सालों में रुपए और डॉलर की जो कीमतें हैं आपस में रुपया करीब हर साल लगभग 4% के हिसाब से घटता है। यानी वो जो घटाव है वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है, क्योंकि जब आप पैसा वापस लाएंगे तो आप डॉलर बेचेंगे और रुपया खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड में है वो लोकल रीट में नहीं मिलेगी। और कोई रिस्क जिससे आप सावधान रहने के लिए भी कहेंगे? केवल एडवांटेजेस तो हमने सुन लिए, पर कौन से वो रिस्क है जिसके लिए आप लोगों को कहना चाहेंगे इसका ये नुकसान संभवतः हो सकता है? देखिए, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो जो रियल एस्टेट रिस्क का होता है, हम पिछले 1.5 साल में उसमें से गुजर चुके हैं। ये वर्स्ट पॉसिबल है कि सारा बिजनेस बंद है, सारी इंडस्ट्री बंद है, घर से कोई निकल नहीं रहा है, सारी दुकानें बंद हैं। रियल एस्टेट क्राइसिस इससे बढ़कर कोई हो नहीं सकती है। तो ये अगर दोबारा हो तो वो रिस्क है। इससे ज़्यादा कोई रिस्क रियल एस्टेट में होती नहीं है। ये सबसे वर्स्ट रिस्क से हम गुजर चुके हैं। सबने देखा है कि क्या हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर बिश्नोई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और रीट को इतने बढ़िया तरीके से समझाया। तो यहाँ मेरे साथ महिंद्रा मनोलाइफ के एमडी और सीईओ आशुतोष बिश्नोई बताते हुए कि अगर जेब में केवल 5,000 रुपए, तब भी आप रियल एस्टेट से जुड़े निवेश कर सकते हैं, उससे रिटर्न कमा सकते हैं। ये ट्रेडिशनल रियल एस्टेट नहीं है, ये है मॉडर्न अंदाज रियल एस्टेट में निवेश करने का। थैंक यू मनी9 से जुड़ने के लिए। मनी9 किस तरह के वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह के जानकारी वाले वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।